नमस्ते सभी को। स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। बच्चों, आज प्रथम वर्ष की कक्षा के अंतर्गत पहले पेपर जिसमें कि आपको वैदिक राज व्यवस्था या वैदिक राजन्य के बारे में टॉपिक दिया गया है, इस टॉपिक से इस प्रकरण से जुड़ा हुआ पहला वीडियो, इसको दो भागों में हम बांटेंगे। ऋग्वेद काल में किस तरह की राज व्यवस्था चली आ रही थी और उत्तर वैदिक काल में किस तरह की राज व्यवस्था चल रही थी। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि ऋग्वेद जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया, और इस पूरे टाइम पीरियड को, इस पूरे काल को जानने के लिए हमारे पास यही सबसे प्रमुख स्रोत है। तो इसी कारण हम इस काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे वो नए नए भारत में आए थे और घूम फिर करके वो अपनी सभ्यता का प्रचार प्रसार कर रहे थे। आर्य लोग अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे। जो यहाँ के मूल निवासी थे दस्यु, उनसे भी उनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी और आर्यन कबीलों की भी आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो इसी दौरान जो है किस तरह से राज व्यवस्था पनपी, राजा के अलावा कौन कौन से प्रमुख अधिकारी थे, क्या राजा पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ संस्थाएं थी या नहीं थी, इसके अलावा एक दशराज्य युद्ध, इसके बारे में बात करना मैं आपके लिए आवश्यक समझूंगी। तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं राजा। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि ऋग्वेद में काल में अलग अलग कबीले हुआ करते थे और ये कबीले आपस में पशुधन के लिए संघर्ष किया करते थे। राज्य की सीमाएं निश्चित नहीं थी। घुमक्कड़ अर्ध यायावर जीवन था इनका। चारे की तलाश में, पानी की तलाश में इधर उधर रहा करते थे कबीले के लोग। तो इस दौरान जो है कई बार चारे के लिए, पशुओं के लिए कबीलों में आपस में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो जब ये युद्ध परमानेंट हो गए, एक तरह से आपको स्थायी से हो गए, बार बार लड़े जाने वाले, तो युद्ध का संचालन करने के लिए एक नेता की आवश्यकता पड़ी और उसको जो है राजन नाम दिया गया। ऋग्वेद में हमें राजन नाम मिलता है, आज जो हम राजा कहते हैं, यानी प्रजा पर शासन करने वाला। ऋग्वैदिक काल के अंत तक आते आते शुरुआत में तो जो है राजा चुने जाते थे। कबीले के सभी लोग मिलकर के अपने नेता का चुनाव करते थे जिसे राजा कहा जाता था। लेकिन ऋग्वैदिक काल तक आते आते अब ये पद आनुवंशिक हो चुका था, यानी राजा के बाद उसका जो सबसे बड़ा पुत्र है वो राजा बनता था। इस तरह से ये परिपाटी चलने लग गई थी। राजा जो है वैसे सरदार था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके हाथों में असीमित अधिकार थे, वो कुछ भी कर सकता था। उसे अपने कबायली जो संगठन थे कबीले के अलग अलग, उनसे सलाहें लेनी पड़ती थी। राजा को कबीले का रक्षक कहा गया है। कबीले के मवेशियों की रक्षा किया करता था, युद्ध में लड़ा करता था और सबसे बड़ी चीज़ कबीले की तरफ से देवताओं की प्रार्थना किया करता था, और इसमें राजा जो है सबसे आगे रहा करता था। अब आ रही हूँ मैं सभा और समिति पर। इसको आप अच्छे से सुन करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 90% सभा और समिति पर प्रश्न बनता ही बनता है, आता ही आता है। ऋग्वैदिक काल में कबीलों में जब वो व्यवस्था थी किस तरह से फैसले लिए जाए, तो अलग अलग फैसले लिए जाने के लिए अलग अलग संस्थाएं थी, सभा, समिति, विदत और गण। इनमें से सभा और समिति जो थी ये बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। ये राजा पर कंट्रोल रखने का काम करती थी। राजा को भी जब कोई नया प्रस्ताव लाना पड़ता था तो ज़रूरी था कि सभा और समिति के सदस्य उन पर अपनी हामी भरे। सभा तो जो है वृद्ध लोग और अभिजन लोग थे कबीलों की, ये संस्था थी, ये कोई छोटी संस्था कह सकते हो आप। और समिति जो है वो कबीले के सभी वयस्क पुरुषों की संस्थाएं थी। दोनों सभा और समिति में सिर्फ पुरुष ही भाग ले सकते थे। सभा होती थी छोटी और समिति होती थी बड़ी। उसके अलावा विदत भी एक समिति थी जो कि लूट के बंटवारे का फैसला करती थी और इसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी। कहते हैं कि विदत जो है वो सबसे पुरानी समिति थी। ये जो सभा समिति, ये जो है संगठन विचार विमर्श करते थे और लोगों के सैनिक और धार्मिक कार्य भी देखते रहते थे। इसके अलावा कई सारे अधिकारी भी थे जिनकी हम बात करेंगे। कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण होता था पुरोहित। पुरोहित यानी पूजा करने वाला। ऋग्वैदिक काल में दो बड़े महत्वपूर्ण पुरोहित हुए, वशिष्ठ और विश्वामित्र। अब जब रामायण महाभारत पढ़ते हैं और आप तो देखते भी होंगे, तब आप वशिष्ठ के, विश्वामित्र ऋषियों के नाम से परिचित होंगे। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र जो है उदार। विश्वामित्र ने अनार्य लोगों को आर्य बनाने के लिए ही गायत्री मंत्र की रचना की थी, जो कि आप दैनिक जीवन में ज़रूर दोहराते होंगे ईश्वर की उपासना के लिए।
पुरोहित राजा को कर्तव्य का उपदेश देते थे, उनका गुणगान करते थे और बदले में दान दक्षिणा पाते थे। पुरोहित के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था वो था सेनानी, जो कि आप जान से सेनानी, सेना का अध्यक्ष आप कह सकते हो, तलवार चलाने में, भाला चलाने में निपुण था। इसके अलावा राजा टैक्स कैसे वसूला करता था, हमें इस काल में कोई अधिकारी पर्टिकुलर हो कि वो टैक्स वसूलने का, कर वसूलने का काम करे, उसकी जानकारी नहीं मिलती थी। प्रजा जो है अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से अपनी आय का कुछ हिस्सा राजा को दिया करती थी ताकि वो प्रशासन संभाल सके। इसे बलि कहा जाता था। जिस तरह से हम हवन में बलि चढ़ाते हैं, वैसे ही कहते हैं कि राजा को भी बलि चढ़ाई जानी चाहिए। इसके अलावा युद्ध में प्राप्त भेंट और लूट की वस्तुएं सभा में बांट दी जाती थी। कोई न्यायाधिकारी नहीं था, जज नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ अपराध नहीं होते थे, चोरी होती थी, सबसे ज़्यादा गायों की चोरी बहुत अधिक होती थी। ऐसे हरकतों को रोकने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे, लेकिन न्याय व्यवस्था का विकास इस काल में नहीं हुआ था। अधिकारियों के पदनाम जो हैं देखें तो हम क्षेत्रों से जुड़े थे। जैसे व्राजपति एक अधिकारी का नाम आया है। ये जो है चारागाह का प्रधान हुआ करता था कि पशुओं को कहाँ चराया जाएगा। वहीं परिवार के प्रधान को, अब आ जाते हैं कुछ इकाइयों पर। सबसे नीचे जो होता था परिवार, उसका प्रधान जो है कुलपा कहलाता था। कई परिवारों को मिलकर के गांव बनते थे। गांवों का प्रधान ग्रामणी कहलाता था शुरुआत में। अब ऐसा नहीं कि गांव मतलब एक ही जगह पर टिक कर रहने वाला। अभी भी मैं जब बात कर रही हूँ, ये घुमक्कड़ यायावर लोगों का समूह है जो चारे की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। तो ग्रामणी जो है कबायली लड़ाकू टोली का मुखिया होता था, लेकिन धीरे धीरे ऋग्वैदिक काल के अंत तक आते आते ये लोग एक जगह पर बसने लग गए। तो सारे गांव का एक मुखिया हुआ करता था गांव ग्रामणी, और वहीं जो है राजपति बाद में बन गया। राजा की कोई नियमित सेना तो थी नहीं, हालांकि सेनानी था जो कि सेना का गठन में मदद करता था, लेकिन जब युद्ध होती थी तो सेनानी की सहायता से सेना का गठन किया जाता था। कई सारी कबीलाई टोलियाँ होती थी, व्रात, गण, ग्राम, शर्त, ये सारी होती थी। ये कबायली ढंग का शासन था जिसमें सैनिक तत्व प्रबल था। मैंने बता दिया सेना का ही प्रधान राजा है, सेनानी सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है पुरोहित के बाद में। अब आप सोचिए नगर का प्रशासन कैसे होता था, कैसे काम करता था। तो अभी तक इन्होंने स्थिर रूप से रहना शुरू नहीं किया है कि नगर का प्रशासन करे, ये निरंतर घूमते रहा करते थे। सैनिक संगठन मैंने आपको बता दिया। वैसे सबसे नीचे कुल का प्रधान जो है वो कुलपा कहलाता था, उसके ऊपर ग्रामणी, उसके ऊपर राजपति, और उसके ऊपर जो है कई सारे ग्राम को मिला करके जन बनता था, और जन का प्रधान राजन कहलाता था। जन बन गए, उसको जन को जनपद भी कहा जाता था, लेकिन जनपद से बड़े राज्य की परिपाटी अभी तक विकसित नहीं हुई थी। उसके अलावा ऋग्वैदिक काल में एक यज्ञ का उल्लेख मैं ना करूं तो आपके साथ ही नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इस यज्ञ के बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। पेपर्स में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है दशराग यज्ञ के बारे में। बच्चों, ये यज्ञ जो है ऋग्वैदिक काल में हुआ। एक तरफ तो थे भरत कुल के राजा सुदास, और एक तरफ 10 राजाओं का संगठन था। ये युद्ध परुष्णी या रावी नदी के तट पर हुआ। आज हम रावी कहते हैं उसको, ऋग्वैदिक काल में परुष्णी कहते हैं। इस युद्ध में सुदास की जीत हुई। इस तरह से भारत की जो है प्रधानता पूरे भारत में स्थित हो गई। 10 जो कबीले थे उसमें 4 आर्य थे और 4 आर्येतर कबीले थे। भरत ने क्या किया था, जो भरतवंश का शासक था, उसने विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना दिया था। तो इससे क्रोधित होकर विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ बनाया, जिस संघ का प्रधान पुरु नामक राजा था। और इस संघ ने सुदास को युद्ध के लिए ललकारा। रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ 10 राजाएं और सुदास के बीच में, जिसमें सुदास की विजय हुई और पराजित हुआ 10 राजाओं का संघ। हालांकि बाद में भरत और कुरु की मित्रता हो गई और उन दोनों ने मिलकर के एक नया कुल बनाया जो कि कुरु नाम से प्रसिद्ध है। तो कुरु आप महाभारत जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो कुरुवंश आप उससे अच्छी तरह परिचित हैं। तो ये था दशराग युद्ध, जो कि ऋग्वैदिक काल का एक प्रमुख युद्ध है जिसका हमें विवरण ऋग्वेद में मिलता है।
ये था ऋग्वैदिक काल में राज व्यवस्था, किस तरह राज्य का उदय हुआ, राजा के कार्य, संस्थाएं, प्रशासनिक इकाइयाँ और दशराग युद्ध। अगले वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल की राज व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। उम्मीद कर रही हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।